गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट और मेरे तमाम दर्शक। कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं 3 बजे आप लोगों के साथ लाइव नहीं हो सका, थोड़ी सी विलम्ब हुई है, लेकिन अब पुनः शुरू कर रहे हैं। आज मेरे अध्यापन का विषय होगा नवीन लोक प्रशासन। यह प्रथम प्रश्न पत्र का अवधारणात्मक है और पहले इंट्रोडक्टरी यूनिट से आता है। कल मैंने आपको लोक प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। कल तो केवल प्रशासन और लोक प्रशासन का अर्थ बताया था। आज हम नवीन लोक प्रशासन पढ़ाने जा रहे हैं। नवीन लोक प्रशासन इस बार बीपीएससी जो 65वीं देने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी मैंने सोचा कि क्यों नहीं 5-6 दिन जो ऐसा हम काम करें जिसमें हमारे बीपीएससी यहाँ देने वाले लड़के हैं वे भी लाभान्वित हों और समान रूप में जो नए लोक प्रशासन को रख रहे हैं वे लोग भी इस विषय को समझेंगे। इसीलिए मैंने उस महत्वपूर्ण बिंदु को थॉट में खास करके अभी नवीन लोक प्रशासन काम करेंगे। कल जो है मैं क्लासिकल थियरी एंड टेलरवाद या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत काम कर दूंगा, फिर मानव संबंध सिद्धांत काम कर दूंगा। इस प्रकार के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका अलग अलग काम करेंगे। आज मैं आपको नवीन लोक प्रशासन पढ़ाने जा रहा हूं। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि आप लोगों ने अभी नवीन लोक प्रशासन नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, जानते भी होंगे तो बहुत सरल रूप में मैं इसको स्पष्ट करूंगा। नवीन लोक प्रशासन पढ़ाने के लिए थोड़ी सी हम लोगों को लोक प्रशासन का विकास देखना होगा। ऐसे लोक प्रशासन का विकास भी महत्वपूर्ण है। चलिए, नवीन लोक प्रशासन पढ़ाने के पहले मैं थोड़ी सी नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए नवीन लोक प्रशासन के विकास मैं पढ़ाऊंगा। मैं लोक प्रशासन के विकास पढ़ाने के लिए मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि लोक प्रशासन हम लोग कहते हैं कि अनुशासन के रूप में जो लोक प्रशासन है 1887 में आया है। और जब हम लोगों से पूछा जाता है लोक प्रशासन का विकास तो एक अनुशासन के रूप में पूछा जाता है। 1887 से ही पूछा जाता है, उससे पहले नहीं पूछा जाता है। हालांकि मैं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रश्न की बात कर दूं, एक बार यहां पर पूछ दिया गया कि लोक प्रशासन के विकास की विवेचना करें तो लोक प्रशासन तो अति प्राचीन है। मैंने यहां एक फिगर से समझाने का प्रयास किया है कि लोक प्रशासन जो है मानवीय सभ्यता से प्रारंभ हो रहा है। एक प्रक्रिया के रूप में यदि लोक प्रशासन का हम अवलोकन करें तो एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन का विकास जो है मानवीय सभ्यता से प्रारंभ हो रहा है और मानवीय सभ्यता के प्रारंभ से लेकर 400 ईसा पूर्व तक एक प्रक्रिया के रूप में आप देख सकते हैं। जहां तक अध्ययन के विषय वस्तु का सवाल है तो पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच बनकर, राजनीति विज्ञान की शाखा बनकर लोक प्रशासन जो है 400 ईसा पूर्व से लेकर 1886 एडी तक, ईस्वी तक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता रहा है। हम लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान यूनान में अरस्तु के प्रयास से लगभग 400 ईसा पूर्व में आया, दर्शन से अलग होकर, और उसी राजनीति विज्ञान की ब्रांच के रूप में हम लोग प्रशासन का अध्ययन कर रहे थे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पुस्तकें लिखी गई हैं, मैं 400 ईसा पूर्व से लेकर 1886 तक मैं बात करता हूं। उन पुस्तकों में महत्वपूर्ण पुस्तक अगर बात करें तो अरस्तु के पहले भी चले जाते हैं। यदि हम प्लेटो से बात करते हैं तो प्लेटो की द रिपब्लिक में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है। फिर अरस्तु की पॉलिटिक्स में फिर आगे बढ़ते हैं तो मैकियावेली के द प्रिंस में, फिर और आगे बढ़ते हैं तो हॉब्स के लेवियाथन में, किताब का नाम है 1651 में लेवियाथन किताब पब्लिश हुई, टॉमस हॉब्स की पुस्तक है। फिर सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है, या रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी यह बातें दिखती है। फिर 1812 ईस्वी में चार्ल्स बॉनिन की पुस्तक लैटिन में आई जिसका अंग्रेजी रूपांतरण है द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख लें 1927 में द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो बिलोबी की है, लेकिन पहली किताब जो लैटिन में आई उसको अंग्रेजी रूपांतरण है द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो चार्ल्स बॉनिन की है और वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस की है जो 1812 में पब्लिश हुई।
4 सौ ईसा पूर्व से लेकर 1886 तक जो पॉलिटिकल साइंस के एरिया में किताब प्रकाशित हुई, पुस्तकें प्रकाशित हुई, उन पुस्तकों के अंतर्गत भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की झलक देखने को मिलती थी। लेकिन हम जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के रूप में 1887 में आया। मैं बता दूं कि किसी भी विषय का जब हम स्वायत्त अध्ययन करते हैं, जब हम उसका स्वतंत्र अध्ययन करते हैं, जब औपचारिक रूप में उसका अध्ययन करते हैं, उसके मेथडोलॉजी, उसकी पद्धति, अध्ययन पद्धति विकसित हो जाती है, उसके नेचर स्कोप में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है, तो और फॉर्मल एजुकेशन उसमें MA BA इत्यादि की डिग्री डिप्लोमा दी जाने लगती है, शोध कार्य वगैरह होने लगते हैं, तब हम किसी विषय को अनुशासन कहते हैं। कहना नहीं होगा कि लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में अति प्राचीन था। मैं अभी बता रहा था कि मानवीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मैं राजनीति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत 4 सौ ईसा पूर्व से लेकर 1886 तक राजनीति विज्ञान में लिखित पुस्तकों में मैं लोक प्रशासन की उपस्थिति देख रहा था। लेकिन लोक प्रशासन एक सेपरेट विषय के रूप में 1887 में आया। इस बात को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा फिगरेटिव आपको बता देना चाहूंगा, और मैं आपको लेकर चल रहा हूं 1887 के पहले। 1887 के पहले मैं आपको बताऊं यह पॉलिटिकल साइंस है, यह पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का जन्म लगभग 400, लगभग लिख दीजिए, लगभग 400 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ, यूनान में हुआ। और एरिस्टोटल जो हैं, अरस्तु, एरिस्टोटल जो हैं इसके फादर हैं। फिलॉसफी से सेपरेट होकर लगभग 4 सौ ईसा पूर्व में यूनान में पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ। और इसी पॉलिटिकल साइंस के एक ब्रांच के रूप में, इसी पॉलिटिकल साइंस के एक ब्रांच के रूप में अगर देखें, सॉरी, इसी पॉलिटिकल साइंस के एक ब्रांच के रूप में देखें तो यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। 1887 के पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी हो रहा था एज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जस्ट मैंने आपको बताया, कि 1887 के पहले पॉलिटिकल साइंस के शाखा के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन हो रहा था। आप देखिए 4 सौ ईसा पूर्व से 1886 तक वह हो रहा था। लेकिन हुआ क्या कि 1887 में अमेरिका में वुडरो विल्सन की एक लेख आई, जिस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख में उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग किया। वुडरो विल्सन अमेरिका के हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। हम लोग अलग सीरीज पर वह थॉट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, उस पर बात करेंगे। केवल यह जाने कि वुडरो विल्सन ने एक लेख लिखा जिस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वह लेख पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश्ड हुई 1887 में। उस लेख के अंतर्गत जो 1887 में पब्लिश्ड हुई, वुडरो विल्सन ने राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग करने की बात कही। वुडरो विल्सन ने कहा राजनीति जो है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, जो राजनीति है वह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। राजनीति सरकार के विधायिका लेजिस्लेचर से संबंधित है, और विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, विधि निर्माण करना। जबकि कार्यपालिका जो प्रशासन है, यह प्रशासन जो है वह लोक प्रशासन कार्यपालिका से संबंधित है।
कार्यपालिका से संबंधित है और कार्यपालिका का काम है कार्यों का क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करना, यह कार्य का क्रियान्वयन अलग है, इम्प्लीमेंटेशन है, और यह पॉलिसी मेकिंग का कार्य करता है, अलग है, डिफरेंट नेचर का वर्क है। पॉलिटिकल साइंस पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, लेजिस्लेचर से कंसर्निंग है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। यह कार्य को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, इसलिए दोनों में अंतर है। चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका नेचर है अलग नेचर का है और पॉलिटिकल साइंस जो है अलग नेचर का है, तो पॉलिटिकल साइंस जो डिफरेंट नेचर का है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट नेचर का है, इसलिए एक साथ नहीं रहनी चाहिए, अलग कर दी जाए। जब वुड्रो विल्सन ने 1887 में यह बात कही तो यह बात प्रभावी लगी और हुआ क्या कि अलग कर दिया गया, और अब यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से अलग होकर अमेरिका में एक नया विषय बन गया। और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 1887 से हम सेपरेट अध्ययन करने लगे। हम कह सकते हैं कि 1887 के पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का ब्रांच था, लेकिन 1887 में अमेरिका में वुड्रो विल्सन स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक अपने आर्टिकल में, रिसर्च आर्टिकल में, जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश्ड हुआ, उन्होंने राजनीति और प्रशासन को दोनों को अलग कर दिया, तर्क दिया, और इस अलग करने के सिद्धांत को थियरी ऑफ डायकोटॉमी या द्विविभाजन का सिद्धांत कहते हैं। और द्विविभाजन के सिद्धांत का परिणाम यह हुआ कि अब लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से जुदा हो गया। 1887 में लोक प्रशासन का आगमन अब हो गया है। 1887 के पहले लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में मानवीय सभ्यता से जुड़ा हुआ था, राजनीति विज्ञान की शाखा के रूप में यह 400 से लेकर 1886 तक था, लेकिन हमारे पास एक अनुशासन के रूप में 1887 में आ गया। हम यह देख लिए कि अभी हम जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं, मैंने कल भी कहा कि लोक प्रशासन जो है एक नवीन अनुशासन है। 1887 में आया है, 100 कुछ वर्ष हुआ है, इसलिए नवीन है। और अनुशासन इसलिए जितने विषय पढ़ाए जाते हैं सभी अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। माय डिसिप्लिन इज पॉलिटिकल साइंस, माय डिसिप्लिन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें हमने एमए किया है, पीएचडी किया है, वह मेरा अनुशासन है। जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं वह विषय अनुशासन है, और उसके अंतर्गत कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में आया है क्योंकि 1887 में आया है। हम जान गए कि किसी भी विषय का अगर स्वायत्त अध्ययन हो रहा है, औपचारिक अध्ययन हो रहा है, उसकी अध्ययन की पद्धति विकसित है, उसके प्रकृति और क्षेत्र में स्पष्टता है, क्लैरिटी इन नेचर एंड स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, और उसमें रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन डिग्री दी जा रही है, तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और हमारा विषय लोक प्रशासन 1887 में राजनीति विज्ञान से अलग होकर एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित हो गया है। 1887 से हम लोक प्रशासन का अनुशासन के रूप में विकास देखते हैं, जिसको हमने 5 चरणों में रखा है। हर चरण की अनुशासन के रूप में जो इंटरडिसिप्लिनरी रहा है, इसमें हम अलग अलग रूप में देखेंगे। 1887 से लेकर 1926 तक जो लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण है, उसमें राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात की गई। यही कारण है कि प्रथम चरण को द्विविभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। 1887 से 1926 तक जितने भी विद्वान हुए, वुड्रो विल्सन, गुडनॉव या प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट, 1926 में एल.डी. व्हाइट ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही। जो 1887 में वुड्रो विल्सन ने दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग करने की बात कही, यही बातें 1900 ईस्वी में वुड्रो विल्सन के शिष्य गुडनॉव के द्वारा पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक के अंतर्गत राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही। और इसी वुड्रो विल्सन और गुडनॉव की बातों को 1926 में प्रोफेसर एल.डी. व्हाइट ने भी समर्थन किया, और यह प्रक्रिया
जो 1887 से 19 तक चलती रही, और जितने भी विद्वान हुए सबने राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही। यही कारण है कि लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में विकास का जो यह प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण को द्विविभाजन का काल कहते हैं। लेकिन यह चेंज हो गया 1927 में, यहां 26 नहीं 27 लिखिए। 1927 में विलोबी की पुस्तक आई द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें उन्होंने सिद्धांतों के निर्माण पर बल दिया। परिणाम यह हुआ कि 1927 से लेकर 1937 तक विलोबी हों या मेरी पार्कर फोलेट हों, लूथर गुलिक हो, हेनरी फेयोल हो, जितने विचारक हैं अनेक किताबें लिखी और लोक प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इसीलिए लोक प्रशासन के विकास का अनुशासन के रूप में जो दूसरा चरण है उसे सिद्धांत निर्माण का काल कहते हैं। इतना अधिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ कि लोक प्रशासन का जबरदस्त विकास हुआ। यही कारण है कि लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में विकास का यह दूसरा जो चरण है, इस दूसरे चरण को गोल्डन ईरा फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। लेकिन यह जो लोक प्रशासन अनुशासन के रूप में विकास का दौर 1887 से प्रारंभ हुआ, वह गोल्डन ही नहीं बना रहा। 1938 में उसमें ब्रेक लगना शुरू हुआ क्या कि चेस्टर इरविन बर्नार्ड के द्वारा द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखा गया, और द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत चेस्टर इरविन बर्नार्ड ने पहली बार लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में ब्रेक लगाया, और वह उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की स्टडी करने की बात शुरू की। इसलिए इस तीसरे चरण को प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन काल कहा जाता है, जो विकास की प्रक्रिया को शिथिल कर दिया, कमजोर कर दिया, स्पीड को कम कर दिया। और इसी काल में जो लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में विकास का तीसरा चरण है, जिसे 1938 से 1947 तक या प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन काल कहते हैं, इसी काल में कुछ ऐसी घटनाक्रम की जिस जो लोक प्रशासन को संकट काल में पहुंचा दिया। और यह घटनाक्रम था 1945 में हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की रचना, 1946 में उनकी प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की रचना। और इसके कारण लोक प्रशासन का जो विकास है वह 1948 से 70 के बीच में क्राइसिस ईरा में, यानी पहचान की समस्या में चला गया। यहाँ पर अब लोक प्रशासन के सामने अपने वजूद, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए समस्या उत्पन्न हो गई, और लोक प्रशासन के विकास का यह सबसे नकारात्मक काल कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि लोक प्रशासन का अनुशासन के रूप में विकास है, यह सेकेंड फेज जो है 1927 से लेकर 37 तक वह गोल्डन ईरा है। लेकिन चौथा जो चरण है यह क्राइसिस ईरा है, जो 1948 से लेकर 1970 तक है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन और बुरे दिन आए, लेकिन अब जो व्यवस्था में परिवर्तन हुई, और इसी में हम यहाँ पर अपने विषय वस्तु पर आपको लेकर चलते हैं। नवीन लोक प्रशासन पर हम आपको लेकर चलते हैं। नवीन लोक प्रशासन आया, यहाँ अर्थ बता लेते हैं, फिर नवीन लोक प्रशासन पर आते हैं। हमने यह देख लिया कि लोक प्रशासन जो मानवीय सभ्यता के रूप में अति प्राचीन है, एक प्रक्रिया के रूप में अति प्राचीन है, राजनीति विज्ञान की शाखा के रूप में भी 400 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर 1886 तक चल रहा था। लेकिन एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन जो है वह 1887 में आया है। और उस समय से भी विकास, चूंकि एक सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरणीय है, इसलिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में इसमें बदलाव हुए हैं, और यह बदलाव उत्तरोत्तर रूप में अलग अलग दिखा है। यही 1887 से लेकर लोक प्रशासन 1970 तक सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों से जूझा। और ऐसी स्थिति में अब 1970 के पहले लोक प्रशासन के विद्वान यह सोचने लगे कि बेकार ही हमने राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग किया है। यदि लोक प्रशासन का वजूद, लोक प्रशासन का महत्व, लोक प्रशासन की प्रासंगिकता, उपादेयता
को यदि स्थापित करनी है तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोक प्रशासन को पुनः राजनीति विज्ञान की ओर ले चले। लेकिन नहीं, अब लोक प्रशासन में जो वुड्रो विल्सन का कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने राजनीति विज्ञान से अलग करके रखा था, हम लोगों ने देखा था कि वुड्रो विल्सन ने राजनीति विज्ञान से अलग करके रखा है, उसको रोकने के लिए प्रयास होने लगे। अब लोक प्रशासन को इस क्राइसिस ईरा से, यह संकट काल है, क्राइसिस ईरा है, इसे बचाने के लिए कई प्रयास किए गए। इस प्रयास में सबसे तो पहली प्रयास यह है कि अमेरिका में सेमिनार वगैरह होने लगे, राष्ट्रीय शैक्षणिक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठियां होने लगी, इस पर विचार किए जाने लगे कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में विकास को क्राइसिस ईरा में पहुंचा दिया है। और यह बातें होने लगी अमेरिका में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1966 में एक प्रोफेसर जॉन सी हन्नी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जिसने 67 में 1967 के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन दिया, रिपोर्ट दिया, जिसको हन्नी प्रतिवेदन कहते हैं। उसमें कहा गया कि नहीं, लोक प्रशासन में सिद्धांत और व्यवहार में समानता लाई जाए, प्रासंगिकता लाई जाए, इस पर बल दी जाने लगी। फिर 1967 में ही फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुए, यह तीसरा कदम हुआ। फिर 1968 के अंतर्गत मिनरोब्रुक सम्मेलन हुए और उसके बाद भी काल गतिविधियां चलने लगी और कई विद्वानों ने, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरनी जैसे, फेडरिक्सन जैसे विद्वानों ने प्रयास किए। यह सभी प्रयासों का प्रतिफल हुआ। मैंने कहा इस प्रयास में एक नहीं कई प्रयास किए गए। इसमें एक तो प्रयास हुआ कि अमेरिका में सेमिनार हुए, दूसरा प्रयास हुआ कि 1967 के अंतर्गत हन्नी प्रतिवेदन आया, तीसरा प्रयास हुआ फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुए, चौथा प्रयास हुआ 1968 में मिनरोब्रुक सम्मेलन हुए। और फिर कई विद्वानों ने प्रयास किया, जैसे हमने ड्वाइट वाल्डो का नाम लिया, फ्रैंक मेरनी का नाम लिया, मोसेर का नाम लिया, ये सब विद्वान हैं, फेडरिक्सन का नाम लिया। इन सभी प्रयासों का संयुक्त प्रतिफल हुआ कि जो लोक प्रशासन क्राइसिस से अपने अनुशासन के रूप में चौथे चरण में जूझ रहा था, वह लोक प्रशासन थोड़ी सी संशोधन और परिवर्तन के साथ पुनः स्थापित हुआ। अब लोक प्रशासन जो है एक नए रूप में 1970 के दशक में 71 में स्थापित हुआ। लोक प्रशासन की क्राइसिस जो थी, समस्या थी, वह छंट गई और लोक प्रशासन एक नए रूप में 1970 के दशक में स्थापित हुआ। और इसी लोक प्रशासन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। हम नवीन लोक प्रशासन पर अब काम करने जा रहे हैं। चलिए, यह हुआ कि आप कम से कम लोक प्रशासन का विकास तो पढ़ लिए। आप लोक प्रशासन का विकास हमने पूरा आपको पढ़ा दिया, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन, जब तक हम लोक प्रशासन के विकास को आपको नहीं बताते, नवीन लोक प्रशासन बताना मुश्किल था। क्रमबद्धता इसी में है, समझदारी इसी में है, विषय की निपुणता इसी में है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। जैसे कि हमें नवीन लोक प्रशासन पढ़ाया है, अगर जंप स्टाइल में अगर पढ़ा जाता तो बेहतर समझ में नहीं आती, लेकिन हमने पहले आपको क्या किया कि लोक प्रशासन का विकास पढ़ा दिया। अब आप यह समझ गए कि साहब लोक प्रशासन तो एक प्रक्रिया के रूप में मानवीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, अति प्राचीन है, अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, यह भी प्राचीन है, और 400 ईसा पूर्व से लेकर 1886 तक है। लेकिन अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन नया है। जब भी लोक प्रशासन पूछा जाएगा तो अनुशासन के रूप में पूछा जाएगा। अब लोक प्रशासन अनुशासन के रूप में 1886 से लेकर वर्तमान तक परिवर्तित है। अब मैं बता दूं, विकास में जो नवीन लोक प्रशासन के साथ मैं काम करूंगा तो बताऊंगा कि 1970 के दशक में 1971 से लेकर वर्तमान का जो फेज है, यह अंतर्विषय काल है और लोक प्रशासन के विकास का यह 5वां चरण है। कुछ पुस्तकों में 6ठे चरण ऊपर लिखा जाता है, अगर मैं वैसे करूं तो 7वां चरण हो जाएगा हमारे यहाँ, लेकिन मैंने उसको 5वें चरण में रखा है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोक प्रशासन के जो जनक हैं MP शर्मा, उनको आधार बनाकर हम लोगों को पढ़ना है और उनके MP शर्मा को आधार बनाकर 5वें चरण का जो है उनकी व्याख्याकार लोग जो कह रहे हैं, इसलिए मैंने लोक प्रशासन के विकास का 5वां चरण रखा है। अब 5वां चरण में भी अलग अलग क ख ग हमने दिया, अलग प्रवृत्ति दिखती है। 1971 से लेकर 1990 तक नवीन लोक प्रशासन का काल है। 1991 से लेकर
2007 तक जो है नवीन लोक प्रबंध का न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का समय है, और 2008 में थर्ड मिनरो ब्रुक सम्मेलन हुए, उस समय से लेकर वर्तमान तक 9 कौशल परिप्रेक्ष्य है, न्यू क्राफ्ट पर्सपेक्टिव है। यानी लोक प्रशासन के विकास का जो 5वां चरण है वह 3 प्रवृत्तियों से युक्त है: नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंध और 9 कौशल परिप्रेक्ष्य। 1968 में मिनरो ब्रुक सम्मेलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का आगमन हुआ। 1988 में द्वितीय मिनरो ब्रुक सम्मेलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1990 के दशक में नवीन लोक प्रबंध आया, और 2008 में 2 से लेकर 5 सितंबर 2008 में तृतीय मिनरो ब्रुक सम्मेलन हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप 9 कौशल परिप्रेक्ष्य न्यू क्राफ्ट पर्सपेक्टिव का कंसेप्ट आया। यह सब डेवलपमेंट में आप लोग देखिएगा। फिर मैं अपने विषय नवीन लोक प्रशासन पर आ जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के साथ जो है नवीन लोक प्रशासन पर काम करूंगा। अब इस नवीन लोक प्रशासन में क्या पढ़ा जाए? इस नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत हम लोग मीनिंग देखेंगे, अर्थ देखेंगे नवीन लोक प्रशासन का। हम यह देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके तत्व क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। अब विशेषताएं में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पहले वाले लोक प्रशासन के विरोध में आई हैं, और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नवीन रूप में आई हैं। जो पहले वाली विशेषताओं के विरोध में आई हैं उसको प्रतिवाद, एंटीथेसिस कहते हैं, और जो नई आई है उसको वाद, फीचर्स या थेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। यूपीएससी में एक बार पूछा कि नवीन लोक प्रशासन के वाद और प्रतिवाद को बताएं। लड़के नहीं समझेंगे तो समझ जाएंगे क्या पूछा जा रहा है। नहीं, नवीन लोक प्रशासन के लक्षण, विशेषताएं ही पूछी जा रही है। वैसी विशेषताएं जो नई आई है वो थेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, फीचर्स हुई, और वह जो पहले के लोक प्रशासन के विरोध में आई हैं उसे हम एंटीथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। इनको देखेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम लोग इनकी आलोचनाएं देख लेंगे, और फिर निष्कर्ष पर बात कर लेंगे कि क्या है इसका निष्कर्ष। इतने पर हम लोग काम करेंगे। ओरिजिन तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, थोड़ी सी ओरिजिन पर भी हम लोग बात करें। अर्थ के साथ ही ओरिजिन जो है जुट जाएगा अर्थ के साथ। यही अभी हमारे अध्ययन का विषय है, लेकिन इस परिचय में हमने आपको पहले बता दिया और लोक प्रशासन का विकास भी पढ़ा दिया। आप जो इस बार बिहार लोक सेवा आयोग 65वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनको एक टॉपिक हो गया लोक प्रशासन का विकास, और अब दूसरा जो है हम अभी करने जा रहे हैं नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन पर अब हम काम करेंगे, एक एक देखेंगे। सबसे पहले ब्रीफ में थोड़ा सा बोलेंगे, उसको देखिएगा। सबसे पहले नवीन लोक प्रशासन का अर्थ कहेंगे। नवीन लोक प्रशासन से जुदा अलग एक लोक प्रशासन नहीं है। वही लोक प्रशासन जो एक प्रक्रिया के रूप में मानवीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो राजनीति विज्ञान की ब्रांच के रूप में 400 ईस्वी से अध्ययन किया जा रहा था, जो अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान से अलग होकर 1887 में वुडरो विल्सन के प्रयास से अमेरिका में आया, उस वही लोक प्रशासन अपनी मौलिक प्रकृति के अनुरूप, परिवर्तनशील प्रकृति के अनुरूप, गतिशीलता के अनुरूप, पर्यावरणीयता के अनुरूप 1970 के दशक में, 1971 में वुडरो विल्सन, फ्रैंक मेरानी, फ्रेडरिक्सन जैसे विद्वानों के प्रयास से लोक प्रशासन के क्राइसिस से बचते हुए एक नए रूप में आया। उसी लोक प्रशासन को हम नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। नवीन लोक प्रशासन ही है वह लोक प्रशासन जो 1970 के दशक में यानी 1971 में दिखता है। लोक प्रशासन
अनुशासन के रूप में 1887 से चल रहा था, लेकिन वह लोक प्रशासन अपने विकास के चौथे चरण में क्राइसिस से जूझने लगा और इसी क्राइसिस से बचने के लिए कई प्रयास हुए। लोक प्रशासन को 1948 से लेकर 70 तक क्राइसिस से बचाने के लिए कई प्रयास हुए। मैंने उस प्रयास में कहा कि अमेरिका में शैक्षणिक संगोष्ठियों का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठियों का होना है। मैंने कहा कि हन्नी प्रतिवेदन का होना है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का होना है। 1967 में ही हन्नी प्रतिवेदन आया, 67 में ही फिलाडेल्फिया हुआ, 1968 में जो है वह मिनरो ब्रुक सम्मेलन हुए और फिर कई विद्वानों का नाम हमने लिया, उन सब का प्रयास हुआ और इस प्रयास के फलस्वरूप जो लोक प्रशासन टूट रहा था, जो लोक प्रशासन अपनी पहचान के लिए लड़ाई था, जो लोक प्रशासन अपनी उपस्थिति पुनः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ढूंढ रहा था, लेकिन अब लोक प्रशासन अपनी नई पहचान को कायम करने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्षता, ग्राहक उन्मुख व्यवस्था, राजनीति प्रशासन समन्वय जैसी विशेषताओं के साथ 1971 में एक नए रूप में स्थापित किया और उसी प्रगतिशील लोक प्रशासन को, उसी आधुनिक लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। पुनः सुने, नवीन लोक प्रशासन से विपरीत कोई लोक प्रशासन नहीं है। वही लोक प्रशासन जो 1887 में एक अनुशासन के रूप में चल रहा था, उसी लोक प्रशासन का जो चरण चौथा आया विकास का, जो क्राइसिस, उस क्राइसिस से लोक प्रशासन को उबारने के लिए नवीन लोक प्रशासन का आगमन हुआ है। नवीन लोक प्रशासन का आगमन हुआ है, हमने अर्थ आपको बताया, पुनः सुन लीजिए। 1970 के दशक में लोक प्रशासन के अंतर्गत अनेक नयापन, नवीन प्रवृत्तियां, नवीन विशेषताएं दिखने लगी। अब लोक प्रशासन 1970 के दशक में सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष व्यवस्था, राजनीति प्रशासन समन्वय, लोक चयन उपागम, पब्लिक चॉइस अप्रोच, ग्राहक उन्मुख व्यवस्था, बाजार उन्मुख व्यवस्था इत्यादि पर बल देना शुरू किया। अब लोक प्रशासन ने कहा कि हम केवल सरकारी बनकर नहीं रहेंगे, गैर सरकारी संगठन भी यदि लोगों के हित में काम करेगी तो हम उसको स्वीकार करेंगे। इन प्रवृत्तियों के साथ लोक प्रशासन में व्यापक बदलाव हुए। 1970 के दशक में जब लोक प्रशासन विभिन्न नवीनताओं के साथ, प्रगतिशील विशेषताओं के साथ अपने आप को स्थापित किया, तो उसी लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। चूंकि लोक प्रशासन को 1970 के दशक में 71 में एस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में ड्वाइट वाल्डो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि ड्वाइट वाल्डो को फादर ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, नवीन लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। दर्शकों, मेरे छात्रों, आपने अब तक मैंने अर्थ बताया, आप समझ गए होंगे। आप यह समझ गए कि नवीन लोक प्रशासन का ही एक रूप है, लोक प्रशासन का ही 1970 के दशक में परिवर्तित रूप है। 1970 में लोक प्रशासन अपनी पूर्व की समस्याओं से उबरने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष व्यवस्था, राजनीति प्रशासन समन्वय, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को स्वीकार करना शुरू किया और इसी लोक प्रशासन को हम नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। बार बार कहिएगा कि आप बताइएगा कि नवीन लोक प्रशासन का ही नया प्रगतिशील रूप है। नवीन लोक प्रशासन को प्रगतिशीलता की ओर, जन उन्मुखता की ओर ले जाना चाहता है। नवीन लोक प्रशासन को केवल सरकारी तंत्र बनाकर रखना नहीं चाहता, यह बाजार में खड़ा करना चाहता है, यह प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता है, प्रतियोगी बनाना चाहता है, जनता की सेवा से जुड़ना चाहता है। यह कस्टमर ओरिएंटेड है, यह क्लाइंट ओरिएंटेड है, यह मार्केट ओरिएंटेड है। इस प्रकार का जो कंसेप्ट है वह नवीन लोक प्रशासन है।
अर्थ में ही नवीन लोक प्रशासन की अभी आपको मैंने विशेषता बता दिया, लक्षण बता दिया। मैंने कहा कि नवीन लोक प्रशासन कुछ पुरानी लोक प्रशासन की बातों का विरोध करता है। जैसे लोक प्रशासन में पहले और राजनीति और प्रशासन को अलग अलग किया जाता था, जिसे थियरी ऑफ डायकोटोमी या द्विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। नवीन लोक प्रशासन उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं, राजनीति और प्रशासन अलग अलग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चूंकि नवीन लोक प्रशासन अंतर विषयक पद्धति, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है। लोक प्रशासन को अब स्वायत्त जरूर बनाया, पहले चला रहा है ना, अच्छा ठीक है। मैंने आपको बताया, अब नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं को आपने देखा। आपने नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं में आपने देख लिया कि कुछ ऐसी विशेषताएं नवीन लोक प्रशासन की है जो पहले वाली जो लोक प्रशासन था उसके विरोध में आई है, और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नई आई है। जो नई विशेषताएं हैं उनमें सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष व्यवस्था, ग्राहक उन्मुख व्यवस्था, बाजार उन्मुख व्यवस्था, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है, यह बाद विशेषताएं हैं। और जो पहले वाली विशेषता है राजनीति प्रशासन विभाजन, उसके विरोध करता है। राजनीति प्रशासन समन्वय की बात करता है, नौकरशाही के विरुद्ध अविश्वास खड़ा करता है, औपचारिकता में कमी लाने की बात करता है, अधिक औपचारिकता का विरोध करता है। ऐसी विशेषताओं को हम प्रतिवाद विशेषताएं कहेंगे। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं के बाद अगर देखें तो हम इनकी आलोचना करेंगे। 1970 में अमेरिका में या भारत में भी कहें कि लोक प्रशासन को कहा गया है कि नया लोक प्रशासन आ गया है, बाजार उन्मुख हो गया है। हालांकि 1990 में तो जरूर कुछ परिवर्तन हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 1970 के दशक में
लोक प्रशासन ने सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन या जिन प्रगतिशील विशेषताओं की बात करके नवीन लोक प्रशासन ने अपने आप को प्रोग्रेसिव साइंस के रूप में रखा, उतनी प्रोग्रेसिव साइंस नहीं है। यही आलोचना का इसका कारण है। यानी सिद्धांत में नवीन लोक प्रशासन जितना भी क्रांतिकारी दिखता है, यथार्थ में अगर देखें, व्यवहार में देखें, प्रयोग में देखें, तो यह उतना क्रांतिकारी नहीं है। गोलोम्बस्की ने कहा कि यह सिद्धांत में तो प्रगतिशील है, लेकिन व्यवहार में यथास्थितिवादी है। यह आलोचना की जाएगी। फिर भी इतना तो जरूर कहेंगे कि नवीन लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनाने, उपयोगी बनाने, लोक प्रशासन को केवल सरकारी तंत्र से अलग करते हुए गैर सरकारी संगठनों से जोड़ने, जनता के कल्याण को प्रभावी बनाने, सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन के लिए इसे सार्थक प्रयास कहेंगे, सार्थक पहल कहेंगे। और इस रूप में मैंने बताया। मेरे दर्शकों, मेरे छात्रों, आप लोगों ने आज 2 टॉपिक हमसे बहुत ब्रीफ में पढ़ा, और एक मैंने लोक प्रशासन का विकास पढ़ाया और दूसरा हमने नवीन लोक प्रशासन पढ़ाया। यह दोनों हमने पढ़ाया है। फिर कल जो क्लास होंगी हम क्लासिकल थियरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी पर बात करेंगे। कल दोनों पर बात करेंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो हम टेलरिज्म यानी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कल पर बात करेंगे। थैंक यू। ओके, नमस्कार।